हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे थे और 20 एटॉमिक नंबर तक की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 21 से 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उन्हीं को ही कंडेंस्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये अभी पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1, फिर नेक्स्ट 1s2। ठीक है, सभी के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इसी के बेसिस पे हम कंडेंस्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। 1s1, 1s2, नेक्स्ट वन 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। 1s2, 2s2, 2p2, नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5 एंड 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, अब ये तो आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस तरह से आप लिखते हैं। बॉक्सेस के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे बॉक्सेस के टर्म्स में लिख लेते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो आपकी नोबल गैसेस है, मींस आपका जो 18th ग्रुप प्रेजेंट है उसके एलिमेंट्स के बेसिस पे, उसके एलिमेंट्स के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। नोबल गैसेस क्या क्या है आप लोगों ने 10th में पढ़ी होंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये सब आपकी क्या होती है, नोबल गैसेस। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन दो अलग है, हम लिख चुके 1s1। नेक्स्ट देखिए हीलियम 1s2। ठीक है, आपकी फर्स्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, क्या पता है, 1s2। अब इसका मतलब ये है बाकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब तक आपकी नेक्स्ट नोबल गैस नहीं आ जाती उससे पहले तक की, मतलब एक आपकी फर्स्ट नोबल गैस हीलियम होती है, उसके बाद क्या होती है, नियोन। तो जब तक आपकी नेक्स्ट नोबल गैस नहीं आ जाती, मींस इसके बाद वाले एलिमेंट्स तक, मींस यहाँ तक। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो आपको लिखनी पड़ेगी हीलियम की टर्म्स में, मतलब नियोन से पहले तक एलिमेंट्स की, हीलियम और नियोन से बीच में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके कॉन्फ़िगरेशंस को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का मतलब कि उनके कॉन्फ़िगरेशन को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या है, हमारी नोबल गैस है। और इस चीज को याद रखें, दैट द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर रिटन इन द टर्म ऑफ नोबल गैसेस। इसका मतलब इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में आपको जहां जहां क्या मिल रहा है, 1s2 मिल रहा है, आप उस 1s2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये तो इसकी तो हीलियम है। नेक्स्ट देखो इसको क्या लिखेंगे, 1s2, लिखने का तरीका क्या है, ऐसे हीलियम लिखो और उसको ब्रैकेट में डाल दो, हीलियम 2s1। हीलियम 2s1 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कंडेंस्ड फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। हीलियम 2s1 किसकी है, लिथियम की। चेक करना हो आपको अगर हमने सही लिखी है या नहीं, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 और 2s1, ये भी तो कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1s2 की जगह क्या लिखेंगे, फिर से हीलियम 2s2। नेक्स्ट देखो हीलियम, इसके लिए हीलियम लिख दिया, फिर 2s2, 2p1, हीलियम 2s2, 2p2, नेक्स्ट हीलियम 2s2, 2p3, नेक्स्ट वन हीलियम 2s2, 2p4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2, 2p5। और अगर आप इसको भी लिखना चाह रहे हैं तो इसकी जगह क्या कर देंगे, हीलियम कर देंगे और 2s2, 2p6 आप यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने हीलियम के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इट मींस ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपकी कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस को याद रखिए, नोबल गैसेस क्या क्या है आपकी, कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडोन। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी नोबल गैसेस हैं। तो लिख दीजिए इसको भी, नियोन को भी लिख दीजिए, हीलियम 2s2, 2p6। अब आप यहाँ पे इसको देख के सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ छोटा तो यहाँ पे हुआ नहीं है, पहले भी आपको 3 चीजें ही लिखनी पड़ रही थी, यहाँ पे आप 3 चीजें ही लिख रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, 1s2 की जगह आप लोग हीलियम लिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे और आगे आपके
इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वहां पे आपको कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। कैसे? मैं नेक्स्ट सीरीज और लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्या था आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है सोडियम की, कंप्लीट आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 तो आएगा पूरा 1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते थे 3s ऑर्बिटल के अंदर, और उसमें 3s में एक इलेक्ट्रॉन जाता था, तो आप उसको क्या लिख देते थे? 3s1। या आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे सोडियम की। अभी अच्छे से देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये आपकी नोबल गैसेस हैं। अब हीलियम से नियोन तक की कॉन्फ़िगरेशंस मींस इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखनी है हीलियम की टर्म्स में। इसी तरह से अब यहां तक तो आपका नियोन हो गया ना। नेक्स्ट आपकी सेकंड नोबल गैस आ चुकी है अब नियोन। इट मींस नियोन से आर्गन तक के जो एलिमेंट्स है, यहां तक के एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नियोन। नियोन के टर्म्स में आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे? देखो 1s2 तो हीलियम होता है, लेकिन हम हीलियम के बाद देखो ना एक नोबल गैस नेक्स्ट आ चुकी है नियोन, यानी अब आपको नेक्स्ट वालों की कॉन्फ़िगरेशन इसकी टर्म्स में लिखनी है, और उसी से जाकर के आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी कंडेंस होगी, छोटी होगी। कैसे? देखो जो नियोन है, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, यानी 1s2 2s2 2p6। ये इतना सारा लिखने की बजाय आपको सिंपल सा क्या लिखना है यहाँ पे? नियोन। बस काम खत्म। और नेक्स्ट 3s1। अब देखो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चली होगी कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि आपने इन सभी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले का लिख दिया नियोन, और नेक्स्ट आपने दिखा दिया 3s1। और नेक्स्ट देखो फिर क्या होगा? नेक्स्ट वाले की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और नेक्स्ट वाला किसमें जाता है? 3p1। ठीक है। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इस तरह से चलते जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखूं कंडेंस्ड फॉर्म में? 1s2 2s2 2p6, इसकी जगह क्या लिखना है आपको? नियोन लिखना है। अब ये भी देख लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि यहां तक ऑर्बिटल्स के लिए आपको नियोन लिखना है। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सिंपल सी बात, आपको ये तो पता चल गई कि नियोन का जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आया उसको आपको नियोन के टर्म्स में लिखना है। अब नियोन की कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या है, यानी वहां तक के ऑर्बिटल्स के लिए आपको नियोन लिख देना है बस। तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया? नियोन लिख दिया। और नेक्स्ट क्या बचा? 3s2 हो गया। अब देखो 1s2 2s2 2p6 की जगह तो क्या लिख रहे हैं हम? नियोन लिख रहे हैं, और नेक्स्ट जो बचा उसको लिख दो 3s2 3p1। फिर इसी तरह से नेक्स्ट नियोन 3s2 3p2, इसको भी लिखेंगे ऐसे ही, तो क्या होता जाएगा? नियोन, क्योंकि ये तो सभी में आएगा ही, नियोन 3s2 3p3। नेक्स्ट नियोन 3s2 3p4, नियोन 3s2 3p5, एंड हेयर नियोन 3s2 3p6। अब p ऑर्बिटल भी क्या हो गया आपका? कंप्लीटली फिल हो गया। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में फिल कर रहे थे? 4s ऑर्बिटल में। मैंने कल आपको ये करवाई थी कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब किसमें आ जाएगा? 4s ऑर्बिटल में आ जाएगा। लेकिन देखो आर्गन आपकी एक और नोबल गैस आ चुकी है, यानी इसके बाद के एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी टर्म में होगी? अब आर्गन के टर्म्स में होगी, यानी नियोन 3s2 3p6 तक तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है। अब उसको पूरे को क्या लिख देंगे? आप आर्गन लिख देंगे। और 3p के बाद वाला जो आपका नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो क्या होता है? 4s होता है, तो 3 आर्गन 4s1। नेक्स्ट वाले का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2। ये आपके हो गए 20 एटॉमिक नंबर तक की कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस्ड फॉर्म में। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अप टू एटॉमिक नंबर 20। ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं 21 से लेकर के कॉन्फ़िगरेशंस लिखना। उसके लिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से ये क्या है, ताकि आपको नेक्स्ट भी अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके। यस देखिए अब आपके नेक्स्ट 21 to 30 ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्कैंडियम 21, ठीक है, सीरियल वाइज लिखे मैंने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
cobalt, nickel, copper and zinc. These are atoms having atomic number 21 to 30. ठीक है, अब देखो जो लास्ट हमने लिखा था, लास्ट जो इससे पहले 20 वाला हमने लिखा था, ठीक है, कौन था वो? कैल्शियम था, 20 एटॉमिक नंबर था जिसका, ठीक है, कैल्शियम तक की हमने अभी डिस्कस की थी कॉन्फ़िगरेशन। और कैल्शियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हमने क्या लिखी थी कंडेंस्ड फॉर्म में, आर्गन 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल हो चुका है, तो यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एक नेक्स्ट नए ऑर्बिटल के अंदर, और नया ऑर्बिटल इसके बाद कौन सा होता है? 3d होता है। ये आप बना के देख सकते हैं, ये आपका है 1s 2s 2p, फिर क्या होते हैं 3s 3p 3d, उसके बाद क्या आ जाता है 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। इसको आप कट करेंगे, स्लैंटिंग लाइंस लगाएंगे तो देखिए पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब उसके बाद ऊपर चलेंगे नेक्स्ट में तो कौन है? फिर आपका 3d है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d के अंदर जाएगा। लेकिन इसको लिखने का अब 21 से 30 एटॉमिक नंबर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी यूनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंसिडर की जाती है। ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो आपको ये पता है कि आप आर्गन के टर्म्स में लिख रहे हैं, एक तो ये पता है, तो आप लिखेंगे आर्गन, उसके बाद 4s2 और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे किसमें? 3d में। अब देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस 2 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यूनिक बात क्या है कि हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को जब लिखते हैं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है? देखो आर्गन पहले लिखते हैं 3d1 4s2। अब ऐसा क्यों होता है? अब नो डाउट की एनर्जी तो कम किसकी है? 4s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? 4s में ही जाएगा, और 4s में ही गया हुआ है। उसके बाद आपने 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो आपका 3d ऑर्बिटल में आया है। लेकिन लिखने का मेथड क्या है कि आप 3d को पहले लिखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जहां पे ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं। तो पहले यहाँ पे किसको लगा दिया जाता है? 3d ऑर्बिटल को। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3d, ठीक है, 3d1। बस इस सीरीज में आपको 21 to 30 एटॉमिक नंबर में इसी चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले फिल 4s में तो हो चुका है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो लिखना पहले किसको है? आपको 3d ऑर्बिटल को ही लिखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला फिर इस हिसाब से क्या होगा? आर्गन 4s में तो पहले से इलेक्ट्रॉन है ना, 4s2 तो है पहले से, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? d में, 3d2, ठीक है। और d ऑर्बिटल जो है आपका, d ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज भी हमें अच्छे से पता है। तो नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा? आर्गन, ठीक है, 3d3 4s2। नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? आर्गन 3d4 4s2, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि दिस सीरीज इज अ यूनिक सीरीज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं वो थोड़े से यूनिक तरीके से लिखते हैं। अब यूनिक तरीके से लिखने का मतलब, सबसे पहले तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे 21 से 30 एटॉमिक नंबर के बीच में एक तो जो आपका है क्रोमियम और एक जो आपका है कॉपर, दीज हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों एटम्स की, इन दोनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या है? एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर शो करना, कि डिफरेंट बिहेवियर, इनका बिहेवियर होना तो कुछ और चाहिए, लेकिन ये किसी और डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, मींस इनका बिहेवियर कैसा है? एक्सेप्शनल है। तो क्रोमियम और कॉपर का बिहेवियर यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कैसा है? एक्सेप्शनल है। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस सीरीज इज नोन एज द 3d सीरीज, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप किसमें फिल कर रहे हैं? 3d ऑर्बिटल के अंदर फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो 21 to 30 एटॉमिक नंबर की जो सीरीज है, दिस सीरीज इज नोन एज द 3d सीरीज, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? ये जो मैंने लिखा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी तो ये चाहिए, लेकिन देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ये सब आपको पता है, ये सब आप नोट कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। यस देखिए, अब कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ये, लेकिन होती क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d5 4s1। डिफरेंस दिखा? d के अंदर होने चाहिए थे, 3d ऑर्बिटल में होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, 4s ऑर्बिटल
ऑर्बिटल में होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक्चुअल में इसका ये बिहेवियर नहीं होता है। ये इसके अंदर क्या है, 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों हुआ, अब मैं इसका बॉक्स डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। आर्गन है आपको पता है, उसके साथ में मैं 3D बना रही हूँ, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 3D हो गया और ये क्या है आपका 4s। 3D के अंदर होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और इसके अंदर है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक टर्म, एक लाइन, छोटी सी एक सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा कि हाफ फिल्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लाइन की, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, half filled and fully filled orbitals are more stable। अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है, या तो वो कैसा हो, हाफ फिल्ड हो, या फिर वो कैसा हो, फुली फिल्ड हो, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का मतलब क्या है, फुली फिल्ड का मतलब कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर डी ऑर्बिटल में आपने 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, फिल कर रखे हैं, तो आप क्या कहेंगे, डी ऑर्बिटल इज द फुली फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन हाफ फिल्ड का मतलब कि हाफ इलेक्ट्रॉन्स का फिल होना, 10 की जगह वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ, तो आप उसको क्या बोलेंगे, इट इज हाफ फिल्ड। और सिर्फ डी ऑर्बिटल के केस में नहीं, चाहे आप एस ऑर्बिटल की बात करें, पी की बात करें, एफ की बात करें, सभी में यही चीज लागू होती है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड वाली। पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब उसमें सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारा ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है या फुली फिल्ड है। लेकिन जब हाफ आएंगे, मान लीजिए किसी केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल में, तो आप वहां पे क्या कहेंगे कि पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड है, पी ऑर्बिटल यहाँ पे कैसा है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको इस चीज का पता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यानी इस वाले एटम को स्टेबल होने के लिए, अगर ये एटम चाहता है कि और स्टेबल हो जाए, तो यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर और यहाँ पे आ गया तो इसका एटॉमिक नंबर देखो, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब एक्चुअल में ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये कहाँ से आया, क्योंकि आपके 4s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ पे, 3D ऑर्बिटल के अंदर। अब ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप करते रहेंगे या मूव करते रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है। जहां ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, वहां पे स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो 4s की स्टेबिलिटी पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि 4s के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये फुली फिल्ड था। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो भी ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। तो चाहे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, चाहे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका बिहेवियर आपको कैसा मिलता है, एक्सेप्शनल मिलता है। जो आपका 3D ऑर्बिटल है उसके अंदर होने तो चाहिए थे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्चुअल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया अच्छे से, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगी, आर्गन 3d5 एंड 4s1, ये है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट देखिए मैग्नीज, अब इसके हिसाब से मैग्नीज की मत लिखना, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, तो नेक्स्ट वाले की कॉन्फ़िगरेशन उसी के हिसाब से लिखी जाएगी। तो देखो आर्गन 3d5, 3d में तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि हमें रूल पता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं, 4s के अंदर जाते हैं, तभी तो उसके बाद ही तो 3d में क्या था। तो जब तक 4s कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता है, हम 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसमें चला जाएगा, 4s में। तो क्या हो गया, ये 4s2। अब ये आपका s ऑर्बिटल, यहाँ 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट केसेस में, नेक्स्ट एटम्स में जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगे, करवा रहे हैं, वो किसमें जाएगा, अब d में जाएगा, क्योंकि s तो पूरा भर गया। तो देखो नेक्स्ट आयरन का क्या होगा, आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ा दो, क्योंकि d ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 4s2। नेक्स्ट कोबाल्ट, आर्गन 3d7 4s2। नेक्स्ट निकेल, आर्गन 3d8 4s2। इसके क्या होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d9 4s2 होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती है, एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। देखो 9 है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3d में 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे यानी फुली फिल्ड हो जाएगा। और फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, और
और वो 10th इलेक्ट्रॉन जो है 10वां इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में आएगा वो कहां से आएगा, 4s से ही तो आएगा। तो देखो नेक्स्ट इसमें कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका और बच गया जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30, तो उसमें अब 3d तो पूरा भर चुका है, लेकिन 4s के अंदर तो अभी इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, ये खाली है अभी तो क्या हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2। तो फाइनली ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 20 टू 30, 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाती हैं ये मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक दो बार कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, इनके जो रूल्स हैं लिखने के कॉन्फ़िगरेशन उसको याद कीजिए, उससे बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सारी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएंगी इजीली, ठीक है। आए सबको अच्छे से समझ में? यस देखो बेटा, आप कई बार हमें क्या बोल देते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इन पर्टिकुलर आयंस की। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसकी, Na पॉजिटिव आयन की, सोडियम आयन की आपको क्या लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आयन है वो बना कैसे है, वो एटम से ही तो बनता है। एक एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा देते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवा देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आयन चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, कटायन हो, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, अनायन हो, उसकी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसके लिए आपको उसके एटम की विच इज नोन एज द पेरेंट एटम, क्योंकि उसी एटम से ये आयन बने हैं, ठीक है। तो आपको उसके पेरेंट एटम की कॉन्फ़िगरेशन पहले पता होनी चाहिए, उसी से ही आयन की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख पाएंगे। तो आपको सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप क्या लिखिए, आप सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। अभी आपको कंडेंस्ड फॉर्म में अगर नहीं लिखनी आती है तो आप पूरी लिख के देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 8 और 2 10, एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है 3s1। और कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो इसको नियोन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, नियोन 3s1, ठीक है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयन की, सोडियम आयन की। इसका मतलब आप क्या करो, सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो यानी आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दिखाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हमेशा याद रखना कहाँ से किए जाते हैं, लास्ट शेल में से। लास्ट शेल का मतलब जो सबसे लास्ट में आपने लिख रखी है, क्योंकि आप एनर्जी के बेसिस पे ही लिख रहे हैं, तो सबसे लास्ट में जो आपने लिख रखा है उसी शेल में, उसी ऑर्बिटल में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं, और उसी में ही आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा हटेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यानी 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक भी नहीं बचेगा, उसको आप क्या लिख देंगे, सिंपली नियोन। तो ये क्या है, सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज आप लिखना चाह रहे हैं, एक नेगेटिव वाला बता देती हूँ आपको, क्लोराइड आयन, ठीक है। आप लोग क्लोराइड आयन की लिखेंगे तो इसका पेरेंट एटम कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन से ही तो वो बना हुआ है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसमें होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, देख लो कितने चाहिए आपको, 6 7 8 9 10 11 12, 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, हो गया 3p5। अब Cl नेगेटिव, इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स तक को आप क्या लिखते हैं, नियोन लिख देते हैं ना, नियोन 3s2 3p5। अब Cl नेगेटिव आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या कराना है, ऐड कराना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड भी कहाँ पे होता है, लास्ट में। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्लोरीन की। क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियोन 3s2, एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा, 3p में आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3p6। इस तरह से आप क्या लिखेंगे, आयंस की लिखेंगे, ठीक है। अगर 3D सीरीज वालों की बात करें तो उसमें भी कुछ डिफरेंट बिहेवियर नहीं है, ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपके पास है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है Fe2 पॉजिटिव आयंस की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपको रिमूवल करवाना है। तो रिमूवल कहां से होगा, लास्ट में जो लिख रखा है वहां से।
कभी भी ऐसे मत सोचना कि 4s में तो इलेक्ट्रॉन पहले हमने फिल कर दिए थे, बाद में इलेक्ट्रॉन हमने 3D में फिल किए हैं, तो हम 3D में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इसी टाइप की मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, और इसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस आपसे पेपर में पूछी भी जाती है। तो आप ध्यान रखिए, लास्ट में जो आप लोगों ने लिख रखा है उसमें से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और उसमें ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव कराने हैं, कहां से जाएंगे, यहाँ 4s से चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 4s ऑर्बिटल ही खत्म हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d6 हो गए। और आपको पता है Fe3 पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव आयन इज नोन एज द फेरस आयन एंड Fe3 पॉजिटिव आयन इज नोन एज द फेरिक आयन। अब आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कराना है। अब एक आयन के फॉर्म में आप पहले लिख चुके हैं, दूसरे आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट एटम को ही देखते हुए लिखेंगे। आपको यहाँ से अब आयरन एटम में से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, तभी तो ये बनेगा ना, तो आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करवाइए। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से रिमूव हो गए, 4s आपकी हट गई, और नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन और, वो कहाँ से चला जाएगा, 3d में से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से भी रिमूव करवाना है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वहां पे, 5। तो जो आपका फेरिक आयन है Fe3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, आर्गन 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही रहे हैं, लेकिन इससे आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का भी पता लगा सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है, मींस जो भी आपका एटम या आयन है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है या फिर वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ये चीजें भी आप किससे पता लगाते हैं, पर्टिकुलर एटम या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगाते हैं। इट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है सबसे पहले, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको पता चल पाएगा कि जो आपको गिवन एटम है या जो आपको गिवन आयन है, ठीक है, आपको जो भी आयन दे रखा है या जो भी एटम आपको दे रखा है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। देखिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ सिंपल सी, सोडियम की ही लिख रही हूँ, 1s2 2s2 3p6 3s1 and in condensed form I can write it as neon 3s1, ठीक है। तो लास्ट शेल का ही सारा मेन खेल होता है, लास्ट शेल से ही आयंस की कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं हमें, और लास्ट शेल से ही हमें पता चलता है कि जो हमारा रेस्पेक्टिव एटम और आयन है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मींस वहां जो एटम है और आयन है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और डायमैग्नेटिक का मतलब हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इट मींस आप क्या कहेंगे, द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दीज गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गेट रिपेल्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल से बताती हूँ, 3s1 लास्ट वाली शेल को देखिए, 3s ये आपने बना दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अकेला है, अनपेयर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ किसी ने पेयरिंग नहीं कर रखी है, इट मींस हम क्या कहेंगे, दैट आवर सोडियम एटम, ये जो हमारा सोडियम एटम है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम लेके चले मैग्नीशियम, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियॉन 3s2। अब लास्ट वाली शेल को देखो, 3s बॉक्सेस बना के आप हमेशा देखिएगा, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे हैं, पेयर अप हैं, दोनों ने पेयरिंग कर रखी है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो वी कैन से दैट मैग्नीशियम इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नीशियम कैसा है, डायमैग्नेटिक है। और इन्हीं को देख करके, ये जो हम बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं ना, इन्हीं को देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल क्यों कर रहा है। क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑलरेडी पेयर्ड अप हैं, दोनों में आपस में पेयरिंग हो रही है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ पेयर अप हैं, तो इन्हें किसी थर्ड वन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो इनको किसी तीसरे की जरूरत
जरूरत नहीं है, इट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों आपस में पेयर अप हैं। अब ये क्या है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अकेला, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे पेयरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो पेयर अप होने के लिए मींस ये अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि अकेला है, इसने यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर रखी है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए, उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख करके पता लगा लीजिए कि क्या इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो आप क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक है सब्सटेंस, और अगर अनपेयर्ड होते हैं तो आप उसको क्या कह देंगे कि दैट द सब्सटेंस इज द पैरामैग्नेटिक। और एक चीज और यहीं पे अच्छे से सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। मान लीजिए किसी केस में आपके पास लास्ट शेल में 3p ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये आपका 3p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। अब सपोज इस ऑर्बिटल को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी है, तो क्या हम इसको पैरामैग्नेटिक बोल दें इसके बेस पे, या फिर हम इसको क्या बोल दें, डायमैग्नेटिक बोल दें। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस ये दोनों क्या है, पेयर्ड है, लेकिन इसी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका कैसा बच गया है, अनपेयर्ड बच गया है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, यू विल कॉल दिस पैरामैग्नेटिक। आपको इसको पैरामैग्नेटिक ही बोलना है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी भी केस में अनपेयर्ड बच रहा है तो सब्सटेंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी भी सिखा दी है, और मैंने साथ ही में आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी बता दिया है कि आपको कैसे पता चलेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके पास या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के साथ हमारी एक यूनिट भी कंप्लीट हो गई। क्या थी यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।